हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे शीर्षक से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन्हें देख चुके हैं। जिसमें सबसे पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, उसके बाद आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और फिर हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी प्रश्न और उसके बाद नाटक और एकांकी संबंधी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उन सभी का अभ्यास कर लिया है। और अभी हम उपन्यास से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। तो अगर आप लोग पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे तो न सिर्फ आपकी तैयारी बेहतर होगी जो पिछली है, बल्कि इसके आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें समझने में और याद करने में भी आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो आप लोग एक बार पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास जरूर कर लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां आप देख सकते हैं। और वहीं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, जिससे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हिंदी विषय से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अभी हम जहां तक प्रश्नों को देख चुके हैं उसके आगे शुरुआत करेंगे। हमने प्रश्न संख्या 740 तक देख लिया था कि टोपी शुक्ला जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है, तो राही मासूम रजा, विकल्प बी सही है। इसके आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है, तो वीरांगना जो उपन्यास है ये राम नरेश त्रिपाठी जी का है, विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ और रामधारी सिंह दिनकर, लेकिन जो वीरांगना उपन्यास है ये राम नरेश त्रिपाठी जी का है। और इनकी अन्य रचनाएं हैं मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न। फिर प्रश्न है कि भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है, सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, राम वृक्ष बेनीपुरी या अज्ञे। तो जो भागवंती उपन्यास है वो सुदर्शन जी का है। सुदर्शन जी के नाम से आप सभी बहुत भली भांति परिचित होंगे। इनकी जो कहानी है हार की जीत आप सभी ने पढ़ी होगी, बचपन में पढ़ी होगी, क्योंकि पाठ्यक्रम में रहती है, संभवतः कक्षा 7 या 8 में। हार की जीत, जिसमें बाबा भारती होते हैं, उनका घोड़ा होता है सुल्तान और खड्ग सिंह जो डाकू होता है, ये कहानी है, याद आ गई होगी आपको। तो उस कहानी अर्थात हार की जीत के लिए सुदर्शन बहुत प्रसिद्ध हुए। सुदर्शन, जिनका पूरा नाम है बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन, इन्होंने जो हार की जीत कहानी लिखी ये बहुत प्रसिद्ध हुई और भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं ये। लेकिन ये जितना अपनी कहानी हार की जीत के लिए जाने जाते हैं उतना अन्य रचनाओं के लिए नहीं। अगला प्रश्न है कि आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रियमवदा या मन्नू भंडारी। तो आपका बंटी जो उपन्यास है इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी, विकल्प डी सही होगा। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। इनके अन्य उपन्यास जो हैं वे है महाभोज, 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान ये इन्होंने राजेंद्र यादव जी के साथ संयुक्त रूप से लिखा था। मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य। और वहीं कृष्णा सोबती जी के उपन्यास हैं सूरजमुखी अंधेरे के, मित्रों मरजानी, दिलो दानिश, जिंदगी नामा और समय सरगम। उषा प्रियमवदा जी के रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे, लाल दीवारें आदि। उषा प्रियमवदा जी के जो उपन्यास हैं इन्हें हमने पिछली क्लास में विस्तार से देखा था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है, तो यहाँ आप देखेंगे विकल्प बी सही होगा, जिसमें बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास हैं। इसके अतिरिक्त अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा,
ये किसके हैं? ये सभी निराला जी के उपन्यास हैं। झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही और दिव्या, ये सभी यशपाल के उपन्यास हैं। और सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षामा, आत्मदाह, ये सभी चतुर्सेन शास्त्री जी के उपन्यास हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। वयम रक्षामा इनका बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने रक्ष संस्कृति के बारे में बताया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ने जो उपन्यास लिखे वे बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया है इन्होंने। और इन उपन्यासों में ऐतिहासिक वातावरण की अभिनव अभिव्यक्ति हुई है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है अलका सरावगी। विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है मृदुला गर्ग, उषा प्रियमवदा और मन्नू भंडारी। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका अलका सरावगी हैं, जबकि उषा प्रियमवदा के उपन्यास हैं 55 खंभे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा। उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अन्य इत्यादि मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं। एवं आपका बंटी और महाभोज, ये मन्नू भंडारी जी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? विकल्प है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियमवदा और शिवानी। तो यहाँ पर विकल्प ए सही होगा, मैत्रेयी पुष्पा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, झूला शब्द से याद रख सकते हैं। झूला हम लोग अधिकांशतः किसके साथ झूलते हैं? मित्रों के साथ। झूला किसके साथ झूलते हैं? मित्रों के साथ झूलते हैं। और मित्र से मैत्रेयी शब्द याद रखा जा सकता है, क्योंकि बहुत मिलता जुलता शब्द है मित्र और मैत्रेयी। तो झूला किसके साथ झूलेंगे? मित्र के साथ, और मित्र से मैत्रेयी शब्द याद रखेंगे। तो झूला नट जो उपन्यास है ये मैत्रेयी पुष्पा जी का है। विकल्प ए सही होगा। झूला नट उपन्यास की जो रचनाकार है वो मैत्रेयी पुष्पा है। इनके अन्य उपन्यास स्मृति दंश, बेतवा बहती रहे, इदम नमम, चाक, अलमा कबूतरी, कहे ईसुरी फाग, चिन्हार, गुनाह बेगुनाह। अगला प्रश्न है कि प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? ये इनका अपूर्ण उपन्यास था जयशंकर प्रसाद जी का, और ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है सामाजिक, पौराणिक और यथार्थवादी। प्रसाद द्वारा रचित इरावती एक ऐतिहासिक उपन्यास है या उनकी अपूर्ण कृति है, जिसे 1936 ईस्वी में लिखा गया था। इनके अन्य उपन्यास कंकाल और तितली हैं। कंकाल और तितली दोनों सामाजिक उपन्यास हैं। उसके बाद प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन या शेखर एक जीवनी। तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, शेखर एक जीवनी, क्योंकि हम जानते हैं शेखर एक जीवनी उपन्यास किसका है? अज्ञे जी का। और अन्य जो सभी नाम है ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं, गोदान, कर्मभूमि और सेवा सदन। गोदान कब प्रकाशित हुआ? 1936 ईस्वी में। सेवा सदन 1918 ईस्वी में। और शेखर एक जीवनी जो कि अज्ञे जी का उपन्यास है, ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, 1940 और 1944। अगला प्रश्न है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो ये जो कृति है ये है अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है राही मासूम रजा, असगर वजाहत, मुद्रा राक्षस। झीनी झीनी बीनी चदरिया ये उपन्यासकार अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है, और यह उपन्यास बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित है। ये शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि ये बुनकरों पर आधारित है जो चदरिया बिनते हैं। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि झीनी झीनी बीनी चदरिया शब्द से आप ये चीज याद रख सकते हैं कि ये बुनकरों के जीवन के यथार्थ पर आधारित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास है समर शेष है, जहरवाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखें, अपवित्राख्यान, रावी लिखता है आदि। फिर अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है, अर्थात कौन सा उपन्यास है जो सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया है? तो विकल्प ए सही होगा, तमस। तमस किसका उपन्यास है? भीष्म साहनी जी का है, जो कि 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और ये भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। अन्य विकल्प है बलचनमा, अपने अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। तमस भारत विभाजन की सांप्रदायिक समस्या पर आधारित महाकाव्यात्मक उपन्यास है, और इसके लेखक कौन है? भीष्म साहनी। तमस का प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी।
फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन उपन्यास और उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है, तो महाभोज मन्नू भंडारी सही है, आवाज चित्रा मुदगल का सही है, तत्सम राजी सेठ का ये भी सही है, मुझे चांद चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मुझे सूरज चाहिए, जबकि उपन्यास का सही नाम है मुझे चांद चाहिए, और यहाँ है मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा, तो ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि उपन्यास का नाम गलत लिखा हुआ है, तो विकल्प डी सही होगा। मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा उपन्यास और उपन्यासकार का जो युग्म है वो सही नहीं है। इसका सही युग्म मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा होगा। शेष सभी उपन्यास और उपन्यासकार का युग्म सही है। सुरेंद्र वर्मा के अन्य उपन्यास हैं अंधेरे से परे। सुरेंद्र वर्मा जी ने बहुत सारे नाटक लिखे थे और इनके नाटक बहुत प्रसिद्ध हुए और बहुत सारे नाटक इन्होंने लिखे हैं। इनके नाटक भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम नाटक और एकांकी पढ़ रहे थे तब हमने सुरेंद्र वर्मा जी के नाटकों को विस्तार से देखा था। अगला प्रश्न है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो ये जो पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर जी का उपन्यास है और ये इन्होंने महात्मा गांधी के जीवन को केंद्र में रख करके लिखा है। इनका जो अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में बीता हुआ समय है उसको विशेषकर इन्होंने इस उपन्यास में लिया है, तो विकल्प बी सही होगा, महात्मा गांधी। अन्य विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और विनोबा भावे। पहला गिरमिटिया उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। इसके लेखक गिरिराज किशोर हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलाहा, ढाई घर आदि। इसके बाद प्रश्न है कि दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो दुखम सुखम उपन्यास है ममता कालिया का, विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान और नासिरा शर्मा। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका ममता कालिया है। इनके अन्य उपन्यास हैं बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स आदि। चित्रा मुदगल के उपन्यास हैं एक जमीन अपनी, आवा, गिली गड्ढू तथा प्रभा खेतान के उपन्यास हैं आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने अजनबी, पीली आंधी। नासिरा शर्मा के उपन्यास हैं सात नदियां एक समंदर, शालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा, मुहावरे आदि। इसके बाद अगला प्रश्न है कि यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक है नरेश मेहता, विकल्प ए सही होगा। अन्य जो विकल्प है वे है प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगे राघव। यह पथ बंधु था ये नरेश मेहता जी का है। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक नरेश मेहता हैं। 1962 ईस्वी में रचित इस उपन्यास में आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती का जो जीवन संघर्ष है उसको अंकित किया गया है। नरेश मेहता द्वारा लिखित अन्य उपन्यास हैं डूबते मस्तूल, धूमकेतु, एक श्रुति, दो एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन तथा उत्तर कथा आदि। जबकि प्रभाकर माचवे द्वारा रचित उपन्यास हैं परंतु, एक तारा, साचा, द्वाभा, 30, 40, 50, आंखें मेरी, बाकी उनका। और भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा रचित उपन्यास है शोले, मशाल, गंगा मैया, काशी बाबू, भाग्य देवता, अंतिम अध्याय तथा रांगे राघव द्वारा रचित उपन्यास है मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चीवर, सीधा साधा रास्ता और कब तक पुकारूं आदि। इसके बाद प्रश्न है कि नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? अर्थात इसमें से 4 विकल्प में से 3 ऐसे हैं जिनमें नटों का जीवन लिया गया है, उनके जीवन से संबंधित लिखा गया है उसमें, और एक कोई ऐसा है जिसमें नटों के जीवन का वर्णन नहीं मिलता है। तो विकल्प डी सेवा सदन बिल्कुल सही होगा। जब हमने मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों को विस्तार से देखा था तब हमने देखा था कि उनका जो सेवा सदन उपन्यास है जो कि 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और जिसका उर्दू नाम बाजारे हुस्न है, ये वैश्याओं के जीवन से संबंधित उपन्यास है। इसके अतिरिक्त कब तक पुकारूं, शैलूस और झूला नट, ये सभी नटों के जीवन से संबंधित उपन्यास हैं। नटों का जो जीवन संघर्ष है इनमें मिलता है, वहीं जो सेवा सदन उपन्यास है वो नटों के जीवन संघर्ष से संबंधित नहीं है। सेवा सदन प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। इस उपन्यास में वैश्य जीवन से संबद्ध समस्या का चित्रण किया गया है। इनके जो प्रमुख पात्र हैं वे हैं सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, पद्म सिंह, शांता आदि।
जबकि कब तक पुकारूं, शैलूस, झूला नट उपन्यासों में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख मिलता है। कब तक पुकारूं रांगे राघव का उपन्यास है। झूला नट अभी हमने देखा मैत्रेयी पुष्पा जी का है। शैलूस है शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र अज्ञे या मनोहर श्याम जोशी। तो विकल्प डी सही होगा। मनोहर श्याम जोशी जी जो है ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। इसके अतिरिक्त इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञे ये सभी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। मनोहर श्याम जोशी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, जबकि इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र अज्ञे ये तीनों ही मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है कि महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है। तो महाकाल उपन्यास है अमृतलाल नागड़ जी का। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है अमृत राय, विष्णु प्रभाकर और उदय शंकर भट्ट। अमृतलाल नागड़ के उपन्यास है महाकाल, सेठ बाकेमल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट और पीढ़ियां। अमृतलाल नागड़ जी का जो मानस का हंस है 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसमें तुलसीदास जी के जीवन को लिया है इन्होंने। और खंजन नयन जो कि 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसमें सूरदास जी का जीवन चरित्र लिया गया है। इसके बाद प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो पढ़ती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस और पलटू बाबू रोड। विकल्प ए सही होगा। सबसे पहले इनका जो उपन्यास आता है वो आता है मैला आंचल, जो कि 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये इनका आंचलिक उपन्यास है और ये अपनी आंचलिकता के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ। 1954 में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन वर्ष बहुत बार पूछा जाता है। पढ़ती परिकथा 1957 ईस्वी, फिर आया दीर्घ तपा 1963 ईस्वी, उसके बाद जुलूस 1965 ईस्वी, कितने चौराहे 1966 ईस्वी, पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी, राम रतन राय 1971 ईस्वी, जो कि इनका अपूर्ण उपन्यास था। तो ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि फणीश्वर नाथ रेणु का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है। तो राम रतन राय। फिर प्रश्न है कि रमेश चंद्र साह के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो विकल्प डी, पहले गोबर गणेश, फिर किस्सा गुलाम, उसके बाद पूर्वापर और उसके बाद आएगा विनायक। गोबर गणेश 1978 में प्रकाशित हुआ, किस्सा गुलाम 1986 में, पूर्वापर 1990, आखिरी दिन 1992, पुनर्वास 1995, विनायक 2011 और सफेद पर्दे पर आत्मनायक 2012 ईस्वी और असबाब ए वीरानी 2012 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद है सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है। सूरज का सातवां घोड़ा ये धर्मवीर भारती जी का बहुत प्रसिद्ध लघु उपन्यास है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही होगा, धर्मवीर भारती। अन्य विकल्प है कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। सूरज का सातवां घोड़ा जो कि धर्मवीर भारती जी की कृति है, ये 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसमें उन्होंने माणिक मुल्ला जी की जो कहानियां हैं उनको लिखा है। ये आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है जो कि सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती। इसमें धर्मवीर भारती जी ने माणिक मुल्ला जी की कहानियों को लिखा है। बहुत बार पूछा भी जाता है कि ये जो उपन्यास है किसकी कहानियों से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, ये माणिक मुल्ला जी की कहानियों से संबंधित है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माणिक कथा चक्र के अंतर्गत निष्कर्षवादी कथाओं के रूप में कहा गया लघु उपन्यास। माणिक कथा चक्र के अंतर्गत निष्कर्षवादी कथाओं के रूप में कहा गया लघु उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, जिसे इस रूप में प्रस्तुत किया धर्मवीर भारती ने। तो इससे आपको याद रहेगा कि इसमें माणिक मुल्ला जी की कहानियां हैं और इसकी जो भूमिका लिखी है वो लिखी है अज्ञे जी ने। ये उपन्यास है और इसकी भूमिका यहाँ से आरंभ होती है। ये देख सकते हैं आप, ये इसकी भूमिका है और इसकी भूमिका लिखी है अज्ञे ने। आगे देखते हैं।
इसके अतिरिक्त इनका गुनाहों का देवता भी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। राजेंद्र यादव के उपन्यास प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, उल्टा, शह और मात, 1 इंच मुस्कान, अनदेखे अनजान पुल और मंत्र विद। कमलेश्वर के उपन्यास हैं 1 सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, तीसरा आदमी, वही बात, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान और कितने पाकिस्तान। मोहन राकेश के उपन्यास हैं अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल और अंतराल। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 ईस्वी में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया था। इसे हमने किसी क्लास में पहले याद कर चुके हैं हम लोग इसे, कि सारे आकाश में प्रेत बोलते हैं, कुछ इस तरह से जोड़कर याद किया था, तो देख लीजिएगा। और 1 इंच मुस्कान की रचना राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के सह लेखन में की थी। इसके बाद प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? तो पीढ़ियां विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प हैं झरोखे, कड़ियां और बसंती। पीढ़ियां उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है, बल्कि अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है। अमृतलाल नागर के उपन्यास है महाकाल, सेठ बाकेमल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा और करवट। भीष्म साहनी के उपन्यास हैं झरोखा, कड़ियां, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो वरुणा के बेटे, विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प हैं बूंद और समुद्र, सागर लहरें और मनुष्य और डूब। यहाँ पर नागार्जुन द्वारा रचित पूछा गया है, तो विकल्प बी सही होगा। ये मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा है। वहीं सागर लहरें और मनुष्य, ये उदय शंकर भट्ट जी का है। ये बंबई के जो बरसोवा मछुआरे हैं उनकी जिंदगी का चित्रण इसमें मिलता है। और वहीं बूंद और समुद्र जो कि अमृतलाल नागर जी का है, इसमें लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। डूब उपन्यास जो कि वीरेंद्र जैन का है, मध्य प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण है इसमें। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो विकल्प ए सही है। उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और कठ गुलाब। क्योंकि उसके हिस्से की धूप 1975 में प्रकाशित हुआ, वंशज 1976 में, चितकोबरा 1979 में, अनित्य 1980 में, मैं 1984, कठ गुलाब 1996। फिर प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो देख रहे हैं आप, बार बार प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का अनुक्रम पूछा जा रहा है और बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप पढ़ते हैं उपन्यास, एकांकी इत्यादि जो भी है, वो आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार ही याद करना चाहिए और उसके लिए बहुत आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बार बार कहती हूँ कि जब आप चीजों को बार बार पढ़ेंगे, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, तो अपने आप प्रकाशन वर्ष आपको याद हो जाएंगे। सूनी घाटी का सूरज सबसे पहले आएगा, फिर सीमाएं टूटती हैं, मकान, और उसके बाद आएगा विश्रामपुर का संत। सूनी घाटी का सूरज 1957 में प्रकाशित हुआ, अज्ञातवास 1962 में, राग दरबारी 1968 में, सीमाएं टूटती हैं 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987 और विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। भाग्यवती किसका है? श्रद्धाराम फुल्लौरी जी का है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है। अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आदर्श दंपति लज्जाराम मेहता और निस्सहाय हिंदू राधाकृष्ण दास का है। तो इसके अनुसार विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। भाग्यवती कब प्रकाशित हुआ? 1877 में, नूतन ब्रह्मचारी 1886 में, अधखिला फूल 1907 में, आदर्श दंपति 1904 में और निस्सहाय हिंदू 1890 में। अगर आप निरंतर जुड़े हुए हैं कक्षाओं से और निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, तो बहुत से सन आपको अभ्यास के दौरान ही याद हो गए होंगे। जैसे भाग्यवती को हमने इस तरह से याद किया था कि जो भाग्य है वो साथ साथ चलता है, और साथ साथ से हमने साथ साथ याद रखा था कि इसका जो प्रकाशन वर्ष है उसमें अंत में 7 अंक आते हैं।
इसको इस तरह से हमने याद किया था। ऐसे बहुत से उपन्यास हैं जिनके प्रकाशन वर्ष हमने याद किए हैं, बहुत से नाटक और एकांकी के। तो अगर आप निरंतर जुड़े हुए हैं और बराबर सुन रहे हैं तो बहुत से प्रकाशन वर्ष आपको अभ्यास के दौरान ही याद हो गए होंगे। अगला प्रश्न है कि काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जिंदगी नामा में, शेष यात्रा में, अनित्य में या सूरजमुखी अंधेरे के? तो विकल्प डी सही होगा, सूरजमुखी अंधेरे के। सूरजमुखी अंधेरे के ये कृष्णा सोबती का उपन्यास है। इसमें काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण मिलता है और ये 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जिंदगी नामा 1979 कृष्णा सोबती का है। इसमें ग्रामीण पंजाब का एक जीवंत दस्तावेज मिलेगा आपको। अनित्य जो कि मृदुला गर्ग जी का उपन्यास है, 1980 में प्रकाशित हुआ। एक मध्यवर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्तित्व की राष्ट्रीय संघर्ष का चित्रण इसमें मिलेगा। उषा प्रियमवदा का शेष यात्रा 1984 ईस्वी, ये नारी जीवन की त्रासद स्थितियों का यथार्थ बयान है ये उपन्यास। उषा प्रियमवदा का शेष यात्रा। रुकोगी नहीं राधिका, अंतर्वंशी इत्यादि ये सब इन्हीं के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जब हमने उपन्यास के प्रश्नों का अभ्यास आरंभ किया था तब इन सारी चीजों को हमने विस्तार से देखा था। उपन्यास से संबंधित जो भी मूलभूत बातें हैं उन्हें देखा था। तब हमने देखा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सबसे पहले अपनी पत्रिका में जो इनकी एक अपूर्ण रचना थी मालती, उसके लिए इन्होंने नॉवेल शब्द का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प हैं भूदेव मुखोपाध्याय, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु जी ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए इसका प्रयोग किया था। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है? चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का कलंक, बुधवा की बेटी या दिल्ली का दलाल? तो विकल्प बी सही होगा, दिल्ली का कलंक। दिल्ली का कलंक ये पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास नहीं है। बाकी सभी जितने उपन्यास दिए गए हैं ये पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के उपन्यास हैं। दिल्ली का कलंक प्रकृतिवादी उपन्यासकार ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं पैसे का साथी, दिल्ली का व्यभिचार, वेश्यापुत्र, मास्टर साहब, सत्याग्रह, दुराचार के अड्डे, रहस्यमयी, दिल्ली का कलंक, चंपाकली, हिज हाइनेस, मैं खाना और 3 इक्के। पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास हैं चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, चॉकलेट, जी जी जी, फागुन के दिन 4, जुहू आदि। फिर प्रश्न है कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो विकल्प ए सही होगा, 7 नदियां एक समुंदर। ये नासिरा शर्मा जी का है जिसमें आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण मिलता है। अन्य विकल्प चक्रव्यूह, धूप छाई रंग और किस्सा लोकतंत्र। चक्रव्यूह 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुआ श्रवण कुमार गोस्वामी जी का उपन्यास है जिसमें विश्वविद्यालय परिसर की जो वास्तविकताएं हैं उनका अंकन किया गया है। धूप छाई रंग जो कि 1970 में प्रकाशित हुआ गिरीश अस्थाना जी का उपन्यास है जिसमें युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है ये। और किस्सा लोकतंत्र ये विभूति नारायण राय का है और ये 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। पात्र हैं और उपन्यास दिए गए हैं। पहला पात्र सेल्मा, उसके बाद निर्गुनिया, फिर माणिक मुल्ला और फिर सरस्वती। तो अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं और इस क्लास में पूरा ध्यान है आपका और एक एक बात पर ध्यान दे रहे हैं तो आप इसे तो तुरंत पहचान गए होंगे कि माणिक मुल्ला किसका पात्र है, क्योंकि अभी आपको उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा दिखाया गया और बताया गया कि उसमें किसकी कहानियां हैं, माणिक मुल्ला जी की हैं। तो माणिक मुल्ला जो उपन्यास जो पात्र हैं, माणिक मुल्ला पात्र किसके हैं? सूरज का 7वां घोड़ा के। और ये उपन्यास है धर्मवीर भारती जी का जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वहीं सरस्वती और श्रीधर यापत बंधु था नरेश मेहता जी का जो उपन्यास है, इस पर भी हम इसी क्लास में चर्चा कर चुके हैं पहले।
सेल्मा ये अपने अपने अजनबी का पात्र है और ये अज्ञे जी का उपन्यास है। निर्गुनिया अमृतलाल नागर के नाच्यो बहुत गोपाल का पात्र 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ ये उपन्यास। मनमोहन प्रियव्रत ये फणीश्वरनाथ रेणु जी के कितने चौराहे उपन्यास का पात्र है जो कि 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कितने चौराहे। भाग्यवती के लेखक कौन है? श्रद्धाराम फुल्लौरी जी का उपन्यास है भाग्यवती। अन्य विकल्प है लाला श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री और लज्जाराम मेहता। भाग्यवती 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ श्रद्धाराम फुल्लौरी जी का उपन्यास और परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है। देवकी नंदन खत्री के चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी और अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ इत्यादि। सेठ बाकेमल किसकी रचना है? सेठ बाकेमल अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है पांडे बेचन शर्मा उग्र, यशपाल और भगवती चरण वर्मा। सेठ बाकेमल अमृतलाल नागर की रचना है। इनके अन्य उपन्यास है मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन, महाकाल, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, अग्निगर्भा आदि। फिर अगला प्रश्न है कि मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? तो ये यशपाल की है। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है भगवती प्रसाद वर्मा, उदय शंकर भट्ट और अमृतलाल नागर। मेरी तेरी उसकी बात प्रगतिवादी उपन्यासकार यशपाल की रचना है। यशपाल के अन्य उपन्यास हैं दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे और मेरी तेरी उसकी बात। झूठा सच जो कि यशपाल जी का उपन्यास है, ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था 1958 और 1960। क्रमशः इसका नाम था वतन और देश का भविष्य। ये शीर्षक भी बहुत पूछा जाता है। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास है पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र भी आपको कक्षा में दिखाया जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सच्ची सीधी बात, सवई नचावत, राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका। उदय शंकर भट्ट के उपन्यास हैं नए मोड़, सागर लहरे और मनुष्य, लोक परलोक, शेष अशेष। फिर अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले आएगा मुंशी प्रेमचंद जी का सेवा सदन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जैनेन्द्र का त्याग पत्र 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और राही मासूम रजा का आधा गांव 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसलिए यहाँ पर विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। फिर प्रश्न है कि देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास। तो अभी हम लोग यशपाल के झूठा सच पर चर्चा कर रहे थे कि ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ, वतन और देश का भविष्य। तो यहाँ पर ये झूठा सच उपन्यास विकल्प बी सही होगा। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित हुआ 1958 और 1960। ये यशपाल का उपन्यास है और ये राष्ट्र विभाजन की त्रासदी का चित्रण है इसमें और स्वतंत्रता पश्चात देश की जो यथार्थ स्थिति है। अमृत और विष अमृतलाल नागर का 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनैतिक और सामाजिक चित्रण इसमें मिलता है। अपने अपने अजनबी अज्ञे का है, इसमें मृत्यु से साक्षात्कार है, 1961 में प्रकाशित हुआ। अंतराल मोहन राकेश का है, स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण है इसमें और ये 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर प्रश्न है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। परख, सुनीता, त्यागपत्र और सुखदा। परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974 और दशार्क 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या होगा? सूरज का 7वां घोड़ा, शेखर एक जीवनी, कंकाल और परीक्षा गुरु। तो सबसे पहले परीक्षा गुरु आएगा। जैसा कि हम जानते हैं इसे शुक्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लाला श्रीनिवास दास जी का है। कंकाल जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है, 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शेखर एक जीवनी अज्ञे का उपन्यास है जो कि 2 भागों में प्रकाशित हुआ, क्रमशः 1940 और
1944 ईस्वी में। सूरज का सातवां घोड़ा जो अभी हमने देखा धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है, ये 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर प्रश्न है कि चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चॉकलेट उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है, विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प हैं चतुर्सेन शास्त्री, ऋषभ चरण जैन और इलाचंद्र जोशी। चॉकलेट उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र के अन्य उपन्यास हैं चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी जी जी, फागुन के दिन 4 और जूहू। फिर अगला प्रश्न है कि इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो दिल्ली का दलाल उपन्यास है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का, जो कि 1927 में प्रकाशित हुआ। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती 1949 ईस्वी। अंतराल मोहन राकेश 1972 ईस्वी। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा 1959 ईस्वी। अनाथ पत्नी भगवती प्रसाद वाजपेयी 1928 ईस्वी। तो इसके अनुसार विकल्प ए सही होगा। दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का उपन्यास है, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है और ये 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कटरा बी आरजू किसकी रचना है? तो ये राही मासूम रजा जी के उपन्यास हम कई बार देख चुके हैं, तो ये उन्हीं का उपन्यास है कटरा बी आरजू, राही मासूम रजा जी का। इसके अतिरिक्त इनका आधा गांव जो कि 1966 में प्रकाशित हुआ, टोपी शुक्ला 1969 में, हिम्मत जौनपुरी 1969, ओस की बूंद 1970, सीन 75 1977 में प्रकाशित हुआ, कटरा बी आरजू 1978 ईस्वी, असंतोष के दिन 1985 और नीम के पेड़ 2003 में प्रकाशित हुआ। गुलशेर खां सानी के उपन्यास काला जल, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज, साल बनों के द्वीप, नदी और सीपियां, एक लड़की की डायरी, फूल तोड़ना मना है, सांप और सीढ़ी। तो एक लड़की की डायरी किसके पास है? गुलशेर खां के पास। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि एक लड़की की डायरी किसके पास है? गुलशेर खां के पास। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि एक लड़की की डायरी उपन्यास किसका है? तो गुलशेर खां सानी जी का। अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास है समर शेष है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, जहरवाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखें, अपवित्र आख्यान और रावी लिखता है। असगर वजाहत के उपन्यास है सात आसमान, कैसी आग लगाई, मन माटी और बरखा रचाई। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसमें विकल्प डी सही होगा। सबसे पहले आएगा मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणुका 1954 ईस्वी, पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र 1961 ईस्वी, लोक ऋण विवेकी राय का 1977 ईस्वी, जंगल जहां शुरू होता है संजीव का 2000 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो विकल्प बी सही होगा। चंद्रकांता, फिर गोदान, फिर झूठा सच और फिर राग दरबारी। चंद्रकांता 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद जी का 1936। झूठा सच यशपाल का 2 भागों में प्रकाशित हुआ, 1958 और 1960। इसके शीर्षक क्या थे? वतन और देश का भविष्य। फिर राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? विषाद मठ अमृतलाल नागर, ये गलत है। विषाद मठ अमृतलाल नागर जी का नहीं है, रांगे राघव जी का उपन्यास है। विश्व बाहु परशुराम, ये विशंबर नाथ उपाध्याय जी का है। चतुर्सेन शास्त्री गलत है। इसके बाद है अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा, तो ये बिल्कुल सही है। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है, विकल्प सी सही होगा। और मैया दास की माड़ी मोहन राकेश जी का है, तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, क्योंकि अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा मैया दास की माड़ी मोहन राकेश जी का नहीं है। मैया दास की माड़ी किसका है? भीष्म साहनी का है। और यहाँ पर सही पूछा गया था, तो विकल्प सी अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा बिल्कुल सही है, इसलिए विकल्प सी सही होगा। इसके बाद प्रश्न है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम इसमें से कौन सा है? तो विकल्प बी सही होगा। सबसे पहले निर्मला प्रेमचंद 1927 ईस्वी, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा 1934 ईस्वी, सन्यासी इलाचंद जोशी 1941 ईस्वी, ना आने वाला कल मोहन राकेश 1968 ईस्वी। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या होगा? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के सारे उपन्यास हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, फिर चारुचंद्र लेख, फिर पुनर्नवा और फिर अनाम दास का पोथा। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी, पुनर्नवा 1973 और अनाम दास का पोथा 1976 में प्रकाशित हुआ।
इसके बाद प्रश्न आता है कि इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है। तो गंगोली गांव जो है ये आधा गांव में वर्णित गांव है, आधा गांव, जो कि राही मासूम रजा जी का उपन्यास है। तो विकल्प डी सही होगा। आधा गांव 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ राही मासूम रजा जी का उपन्यास है, जिसका जो संबंधित स्थान है वो गंगोली गांव है। जल टूटता हुआ रामदरस मिश्र जी का उपन्यास है, इसमें जो स्थान दिखाया गया है वो पांडेपुरवा गांव दिखाया गया है। अलग अलग वैतरणी शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है, जिसमें करैता गांव दिखाया गया है। और परती परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु जी का है, जिसमें परानपुर गांव दिखाया गया है 1957 ईस्वी। तो इसके हिसाब से विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।